नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ज़्यादा समय को ना गवाते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। तो टॉपिक क्या है आज का हमारा? पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक। प्याजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। प्याजे जो थे वो एक स्विट्ज़रलैंड कंट्री है, उसके मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? मनोवैज्ञानिक थे एक प्याजे। उन्होंने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मतलब संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है उन्होंने, जिसके बारे में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कॉग्निटिव के बारे में मतलब कॉग्निशन के बारे में जान लेते हैं। कॉग्निशन है क्या? कॉग्निशन एक तरीके से ऐसी प्रोसेस है, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानने की प्रक्रिया है। किसी चीज़ के बारे में नॉलेज को एक्वायर करने की प्रक्रिया है। बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ नोइंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज इज़ नोन एज कॉग्निशन। मतलब कि बोल सकते हैं कि जो दुनिया की समझ बनाने वाली जो प्रक्रिया है वो ही क्या कहलाती है? एक कॉग्निशन की प्रोसेस कहलाती है, कॉग्निटिव प्रोसेस कहलाती है। ठीक, संज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है। और इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी सारी प्रोसेस शामिल हैं। जैसे हम बोल सकते हैं थिंकिंग कॉग्निशन से ही जुड़ा हुआ है। जो हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है वो किससे जुड़ी हुई है? हमारे कॉग्निशन से ही जुड़ी हुई है। रीजनिंग तर्क करने की क्षमता जो हम तर्क करते हैं वो भी किससे जुड़ा हुआ है? वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। लैंग्वेज, प्याजे कहते हैं कि जो लैंग्वेज है मतलब कि भाषा भाषा जो है वो भी कॉग्निशन से ही जुड़ी हुई है। अटेंशन मतलब ध्यान देना, परसेप्शन अवधारणाएं बनना, हमारे मन में मेमोरी स्मृति मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि याद करना। ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बोल सकते हैं कि निर्णय करने की जो क्षमता है या फिर समस्या का समाधान करने की जो क्षमता है वो किस में समस्या समाधान करने की जो प्रोसेस है वो किस में शामिल है? वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही जुड़ी हुई है। कौन कौन सी प्रोसेस कॉग्निशन की प्रोसेस में शामिल है? वो है थिंकिंग, अटेंशन, रीजनिंग, लैंग्वेज, परसेप्शन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी प्रोसेस जो हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। ऐसा कौन कहते हैं? प्याजे कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्याजे जो थे वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कौन थे? कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो एक एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि बच्चे जो हैं अपने ज्ञान की समझ खुद से कर सकते हैं। और एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनको जो है खुद से लर्निंग बाय डूइंग करने देना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि उनको जो है करके सीखने देना चाहिए। बच्चों को एक एक्टिव बिल्डर्स माना है कंस्ट्रक्टिविस्ट लोगों ने। वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं अपने ज्ञान का सृजन खुद से कर सकते हैं। ठीक। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं द चाइल्ड इज़ अ लिटिल साइंटिस्ट। प्याजे कहते हैं जो बच्चे होते हैं वो छोटे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। ठीक। द चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज। प्याजे कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव बिल्डर्स होते हैं। मतलब वो अपने ज्ञान की समझ अपने जो कॉग्निशन की समझ है वो संज्ञान की समझ अपने आप से खुद से डेवलप कर सकते हैं। दे कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज। वो खुद से जो है अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ठीक। और उनके जो है प्याजे कहते हैं कि बच्चों को जो है अ, कि खुद से करने पर जोर देना चाहिए। उनको जो है खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक। इसीलिए उन्होंने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को दिया है उन्होंने। प्याजे वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। प्याजे जो थे वो भी एक रचनावादी दृष्टिकोण वाले थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कौन थे? कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ही इज़ द फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। प्याजे जो थे उन्हें जनक कहा जाता है या फिर फादर कहा जाता है किसका? विकासात्मक मनोविज्ञान का। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी डेवलपमेंट फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज इज स्टडीड। मैंने आपको बताया था पहले जो चाइल्ड डेवलपमेंट में जो विकास का अध्ययन होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में जो विकास का अध्ययन होता है वो कब से कब तक का होता है? कॉन्सेप्शन पीरियड टू मैच्योरिटी या फिर उसे अडोलेसेंस तक भी बोल सकते हैं। मतलब गर्भाधान की प्रक्रिया से लेकर के बच्चे में जो अडोलेसेंस तक की एज तक जो भी विकास का अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। इसे बोल सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर इसे भी ऐसे बोल सकते हैं कि प्रीनेटल पीरियड टू मैच्योरिटी या फिर बर्थ टू कब तक? अडोलेसेंस तक। ठीक। किशोरावस्था तक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था। ठीक। बट बात करें यहाँ पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो विकास का अध्ययन होता है वो कब से कब तक के विकास का अध्ययन होता है? वो होता है कॉन्सेप्शन पीरियड टू ओल्ड एज। मतलब
जब बच्चा जो है गर्भाधान की प्रक्रिया से लेकर और ओल्ड एज की अवस्था तक, मतलब जब तक एक व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, उसमें जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। कब से कब तक का? कॉन्सेप्शन पीरियड टू ओल्ड एज। ठीक। बात कर लेते हैं आगे, द थिंकिंग प्रोसेस। चाइल्ड एंड अ मैच्योर पर्सन हैव थिंकिंग अमाउंट सेम बट काइंड्स ऑफ थिंकिंग आर डिफरेंट। जो ये कहता है, प्याजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो कहती है कि जो बच्चे होते हैं वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक अडल्ट के समान ही सोच सकते हैं। नहीं, समान नहीं बोल सकते, एक तरीके से समान मात्रा में सोच सकते हैं। एक अडल्ट की जितनी मात्रा में अडल्ट सोचता है उतनी ही मात्रा में ही बच्चे सोच सकते हैं। बट उनका जो प्रकार है, उनके जो सोचने का प्रकार है, वो अलग अलग हो सकता है। बच्चे सोचते तो उतना ही है जितना एक अडल्ट व्यक्ति सोचता है, बट उनका अलग प्रकार हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अडल्ट लोग क्या कर सकते हैं, किस चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे अपनी फैमिली के बारे में सोच सकते हैं, या फिर अपनी जॉब को लेकर के सोच सकते हैं, अपनी फ्यूचर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। बट बच्चों का कुछ अलग ही मैटर चल रहा होगा, जैसे वो खिलौने के बारे में सोचेंगे, या फिर जैसे आपस के जो पीयर्स होते हैं, उन पीयर्स ग्रुप होते हैं, उनमें आपसी लड़ाई के बारे में, या फिर कुछ अन्य बातें हो सकती हैं जिनमें जो है बच्चा सोचेगा। मतलब कहने का ये है कि बच्चा और एक अडल्ट, उनके जो सोचने की जो अमाउंट होगी, जो मात्रा होगी, वो सेम होगी, बट उनका प्रकार अलग हो सकता है। वो किस किस तरीके से सोच रहे हैं वो अलग हो सकता है, बट अमाउंट सेम ही होगी। वो कितनी मात्रा में सोच रहे हैं, वो दोनों जो है एक ही मात्रा में सोचेंगे, उतनी ही मात्रा में। ठीक। बोल सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया है कि क्वांटिटी, या फिर बोल सकते हैं अमाउंट सेम रहेगी एक व्यक्ति की और एक बच्चे की। जो सोचने की मात्रा होगी, जो अमाउंट होगी, वो सेम होगी, बट क्वालिटी या फिर काइंड बोल सकते हैं। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, और काइंड मतलब कि प्रकार जो है वो अलग हो सकता है। क्या? क्वांटिटी तो सेम रहेगी, बट क्वालिटी उनकी अलग होगी, उनका जो प्रकार है वो अलग होगा। यहाँ पर दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्याजे डेवलपमेंट इज डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्याजे ने बताया है कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एक होती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एक होती है डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मतलब जो निरंतर चलती रहती है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सतत प्रक्रिया, मतलब जो लगातार चलती ही रहती है। बट प्याजे ने क्या कहा है? प्याजे ने कहा है कि जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, जो विकास की प्रक्रिया है, वो एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और प्याजे ने कुछ स्टेजेस के बारे में बताया है, जिन्हें हम आगे चल करके पढ़ेंगे। तो प्याजे कहते हैं कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक। मतलब एक स्टेज वाइज चलती है प्रोसेस, और एक एज में ही बच्चा कुछ चीज़ों के बारे में सीख पाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक। तो चलिए आगे देख लेते हैं। Piaget's theory, Piaget's theory tells us that child is born with a mental or cognitive structure which develops and attains maximum growth around the age of 14 और 15। प्याजे की थ्योरी हमें यह बताती है कि जो एक बच्चा है अपने एक मेंटल या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ पैदा होता है। प्याजे की थ्योरी हमें बताती है कि बच्चा जो है अपने मानसिक स्ट्रक्चर, अपने मानसिक संरचना के साथ पैदा होता है, एक संज्ञान की संरचना के साथ पैदा होता है। और जो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ, मतलब 14 से 15 की एज में, वो मैक्सिमम उसकी जो ग्रोथ है, उसके कॉग्निटिव की, उसके मेंटल स्ट्रक्चर की जो ग्रोथ है, वो 14 से 15 की अवस्था में, एज में हो जाती है। मतलब ठीक। प्याजे की थ्योरी हमें बताती है कि 14 से 15 की एज में बच्चा जो है अपने माइंड का जो विकास है वो मैक्सिमम कर लेता है। ठीक। कुछ टर्म्स दी गई हैं, स्कीमा को जानने से पहले हम फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स क्या दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी में जो फैक्टर्स दिए हैं, जो तत्व दिए हैं, वो क्या है? फैक्टर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उन्होंने 4 फैक्टर्स की बात की है प्याजे ने। पहला क्या है? मैचुरेशन। दूसरा है एक्सपीरियंस। तीसरा है सोशल इंटरेक्शन। और चौथा है क्या? इक्विलिब्रेशन। मैचुरेशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। मैचुरेशन मतलब जिसे हम हिंदी में परिपक्वता कहते हैं। और ये मैचुरेशन जो है हाईली रिलेट करती है किससे? हेरिडिटी से। मतलब बच्चे की जो मैच्योरिटी है वो हेरिडिटी से संबंधित है, और ये जो है समय के साथ आती है। कम्स विद एज, मतलब एज के साथ साथ जो है मैच्योरिटी बच्चे की वो बढ़ती जाती है। ठीक। और
मैच्योरेशन को, परिपक्वता को, मैच्योरिटी को जो है एक तरीके से बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग के थ्रू उसको अफेक्ट नहीं किया जा सकता। ट्रेनिंग के थ्रू अफेक्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा मान के चलिए 2-3 साल का है, उसको आप साइकिल तो सिखा नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चा जो है अभी तक साइकिल चलाने के लिए मैच्योर नहीं हुआ है। उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो अभी उस काम को करने के लिए अभी मैच्योर नहीं हुआ है। उसके जो पैर हैं जिनके थ्रू वो साइकिल चलाएगा वो एक तरीके से मैच्योर नहीं है, चाहे आप उसको कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना दिले, क्योंकि बच्चा अभी उसी चीज़ के लिए अभी मैच्योर नहीं है। तो बोल सकते हैं कि जो मैच्योरिटी है वो एज के साथ साथ आती है, और इसको जो है ट्रेनिंग के थ्रू अफेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। बात कर लेते हैं एक्सपीरियंसेस की। बच्चा जो है अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकते हैं। स्कूल जा कर के कुछ चीज़ों के बारे में जानना, समझना उन चीज़ों के बारे में, ठीक। तो बच्चा जो है एक्टिविटी करके सीखता है, मतलब एक्सपीरियंस मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से एक्टिविटी करके सीखना। किसी चीज़ को जब बच्चा करके देखेगा तो उसके बारे में जो है बच्चे को एक्सपीरियंस होगा, और क्या है उसकी जो समझ है, उसके संज्ञान की जो समझ है, उसके जो माइंड की जो समझ है वो बढ़ेगी। ठीक। और एक्सपीरियंस इट कम्स ड्यू टू एक्टिविटीज़, मतलब जो अनुभव है बच्चे में वो कैसे आते हैं, वो एक्टिविटीज़ को कर कर ही आते हैं। अगर मान कर चलिए किसी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस लेना है तो उस चीज़ के बारे में पहले करना होगा आपको, और तभी आपको उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंसेस होंगे। ठीक। मतलब पहले आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी उस चीज़ से रिलेटेड जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, और बाद में ही उसी चीज़ को लेकर के आपको जो है एक्सपीरियंसेस होंगे। वो चीज़ कोई भी हो सकती है। एक सोशल इंटरेक्शन, बच्चे का जो विकास है, पियाजे कहते हैं कि फोर्थ फैक्टर, जो थर्ड फैक्टर है वो है सोशल इंटरेक्शन। बच्चे का जो विकास है सोशल इंटरेक्शन से भी होता है, मतलब जो समाज में जो रह करके, मिल करके, जुल करके, जो समाज के जो सोशल वैल्यूज़ होती हैं, जो कल्चर होता है, उससे भी क्या है एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अफेक्ट होता है। ठीक। और इससे भी जो है एक्सपीरियंसेस पर एक तरीके से बोल सकते हैं कि फ़र्क पड़ता है। इक्विलिब्रेशन, इसमें जो है 2 चीज़ें शामिल हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अ, बात कर लेते हैं पहले स्कीमा की। स्कीमा क्या है? स्कीमा के बारे में अगर हम बात करें तो स्कीमा एक तरीके से बोल सकते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड है। अ, एक तरीके से बोल सकते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड है, या फिर मान कर चलिए कि एक एक्जिस्टिंग नॉलेज है जो हमारे माइंड के स्ट्रक्चर में स्टोर्ड है। क्या बोल सकते हैं? हाँ, या तो इसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड बोल सकते हैं, या फिर एक्जिस्टिंग नॉलेज जो हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में क्या है एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, क्या बोल सकते हैं एक संगठित रूप में हमारे माइंड में स्टोर्ड है। मतलब एक तरीके से स्टोर टाइम में जैसे स्टोर रूम में जैसे कुछ रख देते हैं, उस तरीके से स्टोर्ड है एग्जिस्टिंग नॉलेज। ठीक। या फिर इन्हें क्या बोल सकते हैं पॉकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। कुछ पॉकेट्स बने हुए हैं इन्फॉर्मेशन के जो हमारे माइंड में क्या है स्टोर्ड है एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज क्या है? ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज एक नॉलेज है जो बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो हमारे माइंड में मौजूद है, और एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में है, मतलब एक तरीके से संगठित रूप में है। ठीक। और स्कीमा के अपडेट होने की भी एक प्रोसेस है। क्या है? स्कीमा के भी एक अपडेट होने की प्रोसेस है। स्कीमा को हमने बताया कि ये वो सभी मानसिक संरचनाएं हैं, वो मेंटल स्ट्रक्चर हैं जिनकी वजह से हम जो है हमारे मस्तिष्क में जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको पहचान पाते हैं। क्या है? जो हमारे माइंड में जो मेंटल स्ट्रक्चर हैं, जिनकी वजह से हम जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको हम पहचान पाते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं कि एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो मौजूदा नॉलेज है वो मेंटल स्ट्रक्चर है, एक स्कीमा है। ठीक। इसकी भी स्कीमा को हिंदी में हम स्कीमा ही कहेंगे, और कहीं कहीं पर आपको किसी एग्ज़ाम में आपको क्या देखने को मिल सकता है, इसको स्कीम भी लिख देते हैं कुछ एग्जामिनर्स। ठीक। तो स्कीमा के अपडेट होने की एक प्रोसेस है। स्कीमा के अपडेट होने की एक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या शामिल है, एक असिमुलेशन और अकोमोडेशन। असिमुलेशन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण करना, और अकोमोडेशन समायोजन करना। क्या? असिमुलेशन को हिंदी में क्या कहेंगे, आत्मसातकरण करना, और अकोमोडेशन को समायोजन करना, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि मॉडिफाई करना अकोमोडेशन को। ठीक। बात कर लेते हैं यहाँ पर असिमुलेशन की। ये जो टर्म्स है स्कीमा और असिमुलेशन और अकोमोडेशन, ये जो है प्याजे की थ्योरी से अगर किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बन सकता है। इनको याद रखना। ठीक। असिमुलेशन, एडिंग सम न्यू इंफॉर्मेशन इन प्रीवियस स्कीमा और प्रीवियस नॉलेज। जैसे मैंने अब आपको बताया है कि स्कीमा क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर है, एक तरीके से एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो हमारे माइंड में क्या है स्टोर्ड है। बट उसी हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में जिसमें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर नॉलेज स्टोर्ड है उसमें कुछ नया ऐड करना,
कुछ नई इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस नॉलेज में जोड़ना क्या है, आत्मसातीकरण करना है। क्या है? आत्मसातीकरण करना है, मतलब असिमिलेशन की प्रोसेस है। मतलब हमारे माइंड में कुछ प्रीवियस नॉलेज तो है ही, बट हमने कुछ अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन जोड़ ली उसमें, हमारे जो प्रीवियस स्कीमा था उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली। उसको क्या कहा जाएगा? उसे असिमिलेशन की प्रोसेस कहा जाएगा। और बात करें हम अकोमोडेशन की, टू चेंज, टू मॉडिफाई, टू मैनिपुलेट, टू एडजस्ट, टू रेक्टिफाई, टू मॉडिफाई समथिंग इन प्रीवियस स्कीमा। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि मतलब जो हमारा जो प्रीवियस स्कीमा है, जो प्रीवियस नॉलेज है, हम उसमें कुछ चेंज ला रहे हैं, या फिर कुछ मैनिपुलेट बोल सकते हैं, हिंदी में मैनिपुलेट को क्या कहते हैं, हेर फेर कर रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ मॉडिफाई कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाएगी? वो अकोमोडेशन की प्रोसेस कहलाएगी, वो एक समायोजन की प्रक्रिया कहलाएगी। अगर हम आपको यहाँ पर असिमिलेशन और अकोमोडेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करें, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल इन प्रीवियस स्कीमा a child considered a four-footed animal a dog. When he went to zoo, he saw a lion. Her mother modifies is his previous schema. इस चीज़ को भूल जाइए। मैं आपको चीज़ बताता हूँ। मानकर चलिए एक बच्चा था, और उसके माइंड में जो है पहले स्ट्रक्चर, मतलब पहले इंफॉर्मेशन ऐड थी किसकी? अपने स्कीमा में उसके कौन सी थी? वो पहले से कुत्ते को जानता था। मानकर चलिए एक कुत्ते का जो स्कीमा था एक बच्चे के माइंड में पहले से ही बना हुआ था। जो क्या थी? इसे हम क्या बोल सकते हैं? एक प्रीवियस नॉलेज बोल सकते हैं। बट जब उस बच्चे को उसकी मम्मी कहाँ पर लेके गई? एक चिड़ियाघर में लेकर गई, और उसने एक जानवर को देखा। किसको? जो कुत्ते की तरह ही दिखता था। बोल सकते हैं जैसे कुत्ता की तरह क्या दिख सकता है? जैसे बोल सकते हैं कि गीदड़ दिखना, एक तरीके से गीदड़ दिख जाता है उसको। और वो क्या कहता है बच्चा? देखो मम्मा, ये क्या है? ये कुत्ता है। बट क्या है? वो बोलता है कि मम्मा देखो ये कुत्ता है। बट उसकी मम्मी क्या कहती है? ये बच्चा, ये कुत्ता नहीं है। ये क्या है? ये गीदड़ है। क्या है? ये गीदड़ है। उसने बताया, उसकी माँ ने बताया कि ये गीदड़ है बच्चा, कुत्ता नहीं है। तो उसने क्या किया? उसने जो इस गीदड़ से रिलेटेड जो नया स्कीमा बनाया, और अपने माइंड के स्ट्रक्चर में कुछ नया ऐड किया, कि जो कुत्ता तो पहले ऐसा था, जो प्रीवियस नॉलेज थी उसकी, बट उसने गीदड़ का एक और स्कीमा बना करके कुछ नई इन्फॉर्मेशन अपने मेंटल स्ट्रक्चर में स्टोर की। तो ये क्या हुआ? असिमिलेशन हुआ, मतलब कुछ नया ऐड करना अपने माइंड के स्ट्रक्चर में। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ मॉडिफाई करके, मॉडिफाई तो बच्चे ने किया ही, क्योंकि पहले वो कुत्ते को जानता था, फिर उसके बाद उसने गीदड़ को भी जाना। तो क्या किया उसने? अपने स्कीमा को क्या किया? एक तरीके से बोल सकते हैं कि मॉडिफाई किया, और कुछ एडजस्टमेंट करके कुत्ते का जो स्कीमा बना हुआ था वो भी, और उसके बाद फिर गीदड़ का भी स्कीमा अलग से ऐड करके उसमें अकोमोडेशन करके उसमें समायोजन करने की कोशिश की, मतलब एक तरीके से मॉडिफाई किया। ठीक, समझ गए आप? ठीक, अच्छा तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। असिमिलेशन को जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, असिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिस इक्विलिब्रियम, ये जो है एक स्कीमा के अपडेट होने की प्रोसेस है। ठीक। इक्विलिब्रेशन मतलब जब बच्चा संतुलन में था, जब उसको पता था कि ये कुत्ते का जो स्कीमा है, मतलब कुत्ते का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, जब बच्चा संतुलन में था। अगर बात करें हम डिस इक्विलिब्रियम की, मतलब असंतुलन, जब उसकी मम्मी ने उसको बताया कि बच्चा ये जो है कुत्ता नहीं है, ये गीदड़ है, तो उस समय बच्चा क्या हुआ? एक डिस इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ गया, एक असंतुलन की स्थिति में आ गया। और जब उसने बताया कि उसकी मम्मी ने कि बच्चा ये कुत्ता नहीं है, तो ये गीदड़ है, तो उस समय फिर वो क्या हुआ? उसने नया स्कीमा बनाया गीदड़ का, और फिर अपनी प्रीवियस नॉलेज में उसने ऐड कर लिया। ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पियाजेस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्टेजेस। मतलब जो पियाजे की थ्योरी है, ये जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है पियाजे की, उसको थ्योरी ऑफ स्टेजेस भी कहा जाता है, मतलब अवस्थाओं का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ठीक। द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे की थ्योरी ने, मतलब पियाजे ने कुछ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में बात की है। जो कौन कौन सी है? SPCF के नाम से आप मतलब SPCF की एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके नाम से आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, पहली स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
अगर हम इनकी हिंदी में अगर आपको हिंदी बताने की कोशिश करें यहाँ पर, तो हिंदी क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज की जो हिंदी होगी वो होगी इंद्रिय गामक, या फिर इसे संवेदी प्रेरक अवस्था भी बोल सकते हैं। और बात करें हम यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो इसे क्या कहेंगे हिंदी में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो इसे हिंदी में कहेंगे ठोस या मूर्त। जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्क्रीट होती हैं, मतलब मूर्त होती हैं, मूर्त चीज़ें होती हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इनकी बात कर लेते हैं एज की। सेंसरी मोटर स्टेज की जो है एज है वो क्या है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष। कितनी है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष। ठीक, अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो 2 से 7 वर्ष इसकी अवस्था है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष की एज में आ जाती है बच्चे में। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से अबव, मतलब 11 से 15, जैसे आपको बताया कि पहले जो बच्चा जो है अपने विकास का जो अपना जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 14 से 15 की एज में मैक्सिमम कर लेता है। ये बात कौन कहते हैं, ये प्याजे कहते हैं। और प्याजे ये भी कहते हैं कि जो हमारी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो एक तरीके से डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है कि बच्चे का जो विकास है एक कुछ स्टेजेस के थ्रू होता है। बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या होता है, स्टेजेस के थ्रू होता है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये किसके द्वारा दी गई है, प्याजे के द्वारा दी गई है। ठीक, बात कर लेते हैं इनको डिटेल में समझने की। पहली स्टेज कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी स्टेज है, पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। जो जो कब आती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। लर्निंग थ्रू सेंसेस, सीइंग, टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट। बच्चा जो है सेंसरी मोटर स्टेज में, मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है किसके थ्रू सीखने की कोशिश करता है, सीइंग मतलब देख करके, अपने सेंसेस के थ्रू सीखने की कोशिश करता है, मतलब सीखता है अपने सेंसेस के थ्रू। सेंसरी मोटर स्टेज में देख करके, चीज़ों को देख करके, टच करके, स्मेल करके, सुन करके, टेस्ट करके, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है बच्चा अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की समझ बनाता है, मतलब संज्ञानात्मक विकास की समझ को डेवलप करता है बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। स्टार्ट्स मोटर एक्टिविटीज़, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है, जो गतिक विकास है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, गतिक विकास, वो भी स्टार्ट हो जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मोटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो मोटर डेवलपमेंट है वो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ग्रॉस मतलब बड़ी बड़ी मसल्स का डेवलप होना, और फाइन छोटी छोटी मसल्स जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैंने बताया था फाइन मोटर स्किल्स में जैसे कढ़ाई करना, बुनाई करना, या फिर पेंसिल से लिखना, इसमें क्या है, हमारी छोटी छोटी मसल्स शामिल हैं। ठीक, छोटी छोटी मसल्स के थ्रू काम हो रहा है इसमें, किसमें, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में। ठीक, ग्रॉस मोटर में जैसे हमारी जो है बड़ी बड़ी मसल शामिल है, जैसे भागना, कूदना, दौड़ना, ये इन सभी में क्या है, जिमिंग वगैरह करना। ठीक, इन सभी में क्या शामिल है, हमारी जो है बड़ी बड़ी मसल शामिल है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ के अंतर्गत। ठीक, ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेंसरी मोटर स्टेज में, मतलब कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है वो आ जाता है। मतलब शुरुआती दौर में तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चे में नहीं रहेगा, बट एट द एज ऑफ, मतलब टिल द एंड ऑफ दिस स्टेज, मतलब कि 0 से 2 वर्ष के लास्ट तक। जैसे यहाँ पे दिया गया है समय 18 से 24 महीने का जब बच्चा हो जाएगा, तो उस समय बच्चे में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है वो डेवलप हो जाएगा पूरी तरीके से। स्टार्टिंग में तो बच्चा ऑब्जेक्ट को भूलने की कोशिश करेगा, भूल भी जाएगा, फिर उसको याद भी कर लेगा, बट एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो गुण है वो 18 से 24 महीने में बच्चे में ये परमानेंट हो जाएगा, ये जो गुण है। ऑब्जेक्ट परमानेंस एक तरीके से बोल सकते हैं, कोई चीज़ आपने बच्चे को दिखाई, कोई ऑब्जेक्ट दिखाया, कोई विषय दिखाई, कोई वस्तु दिखाया, तो उसको क्या है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में 18 से 24 महीने का जब हो जाएगा तो वो ये गुण जो है वो बच्चे में परमानेंट हो जाएगा। बट शुरुआती दौर में वो उससे भूल भी जाएगा, कभी कभी याद भी कर सकता है, तो दोनों कंडीशंस बन सकती हैं। ठीक, बट जब बच्चा 18 से 24 महीने का हो जाएगा तो इसमें ये गुण जो है परमानेंट हो जाएगा, मतलब चीज़ों को वो ये एक तरीके से पहचान लगेगा। ठीक, अगर आप उसको कुछ चीज़ दिखाओगे और फिर बाद में वो छुपा लोगे, और फिर अगर उसे दोबारा दिखाओगे तो वो क्या है, उस चीज़ को बच्चा जो है पहचान लेगा 18 से 24 महीने की एज में। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे के टॉपिक के, डेफर्ड इमिटेशन।
जो सेंसरी मोटर स्टेज का जो अगला गुण है वो क्या है? डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन मतलब कि विलंबित अनुकरण, जिसे बोलते हैं हिंदी में द चाइल्ड रिमाइंड्स द थिंग्स आफ्टर सम टाइम। मतलब बच्चा जो है एक तरीके से नकल करना बच्चा किस में सीख जाता है? सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था में। और डेफर्ड इमिटेशन मतलब बोल सकते हैं, अगर आपने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करें आपको, तो बोल सकते हैं कि अगर आप एक बच्चे के सामने, एक छोटा बच्चा है, 0 से 2 साल का बच्चा है, अगर आप उसके सामने दाढ़ी बनाओगे तो वो क्या करेगा? वो कुछ समय के बाद या फिर उसी समय एक तरीके से मशीन को हाथ में ले लेगा। अगर आप उसके सामने दाढ़ी वगैरह बनाते हो या फिर कुछ अन्य काम करते हो, तो वो ऐसा ही करने की कोशिश करेगा, मतलब आपको नकल करने की कोशिश करेगा। ठीक है? वन वर्ड स्टेज, इसे भी जो है बच्चे को वन वर्ड स्टेज भी कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज को, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को। ठीक। बच्चे जो है एक शब्द बोलने लगते हैं। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, बच्चा जो है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगेगा, मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी करने लगेगा। चाइल्ड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट एज इट्स गोल, मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि जो बच्चा है अपने गोल की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मानकर चलिए एक बच्चा जो है बेड पर लेटा हुआ है और उसके सामने आप एक खिलौना रख दें, तो बच्चा क्या करेगा? उस खिलौने को पाने की कोशिश करेगा। एक तरीके से बोल सकते हैं कि अपने गोल तक जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो है एक बच्चा, वो बच्चा उस खिलौने को अपना गोल मान लेगा और उसको जो है पाने की कोशिश करेगा, मूव करके अपने आप को हिला करके उसके पास जाने की कोशिश करेगा खिलौने के। तो ये क्या है? एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लगेगा बच्चा जो है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। ठीक। बात कर लेते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जो सेकंड स्टेज है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में आ जाती है, 2 से 7 वर्ष की एज में आती है। ठीक। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और इंट्यूटिव स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और इंट्यूटिव स्टेज। 2 से 4 वर्ष की अवस्था में कौन सी है? प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। और इंट्यूटिव स्टेज कौन सी है? 4 से 7 वर्ष की अवस्था। ठीक। इमिटेशन इज, बच्चा नकल करने लगेगा। ईगोसेंट्रिसिज्म, सेल्फ सेंटर, डोंट अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव। ईगोसेंट्रिसिज्म क्या है? ईगोसेंट्रिसिज्म को जो है हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अहम केंद्रित वाक। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? अहम केंद्रित वाक। एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो बच्चा है केवल अपने आप को ही चीज़ों, अपने आप को लेकर ही ये मान लेगा। बच्चा जो है ये मान लेगा कि जो चीज़ें मुझे पसंद है वही दुनिया को पसंद है, मतलब कि बच्चा अपने आप को सेंटर में रखेगा और जो दूसरों का पर्सपेक्टिव है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देगा, मतलब दूसरों के बारे में कुछ सोचेगा नहीं, बस ये मान करके चलेगा जो चीज़ें मुझे पसंद है वही दुनिया को पसंद है। ठीक। एनिमिज्म, बच्चे में जो है एनिमिज्म का गुण 2 से 4 वर्ष की अवस्था में आ जाता है, मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। जो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज है उसकी, उसमें आ जाता है। एनिमिज्म मतलब कंसिडर्स नॉन लिविंग थिंग्स एज लिविंग, मतलब उन चीज़ों को भी एक तरीके से लिविंग थिंग्स मानने लगेगा। उन चीज़ों को भी उनमें भी जान मान लगेगा जिनमें क्या है? जान नहीं है, मतलब तरीके से एक अजीवित चीज़ों को भी जीवित मानने लगेगा। ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के थ्रू सिखाने की कोशिश करें आपको, तो मानकर चलिए कि एक बच्चा है, चलते चलते उसको जो है ठोकर लग जाती है किसी टेबल के थ्रू। अगर आप और वो रोने लगता है, उसकी मम्मी आई और फिर उसने क्या किया, उसकी मम्मी ने क्या किया, उस एक टेबल को 2-4 थप्पड़ लगाए और उसको जो है अलग रख दिया। तो वो क्या करेगा बच्चा? उसको लगेगा कि क्या है, जिस तरीके से इसने मुझे चोट दी है और मतलब इसको भी दर्द दिया होगा जब इसको जो है मम्मी ने थप्पड़ मारे होंगे। तो क्या समझने लगेगा कि ये जो टेबल है, जो क्या है, एक एग्ज़िबिट चीज़ है, उसमें भी एक तरीके से जान है। बच्चा जो है ये इस स्टेज में समझता है, किसमें? 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, मतलब 2 से 4 वर्ष की अवस्था में जो एनिमिज़्म का गुण है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स मानना। क्वेश्चनिंग एज इंट्यूटिव स्टेज में आ जाती है, मतलब 4 से 7 वर्ष की अवस्था में। अगर आप इनको भी याद ना रखें इन दोनों स्टेज को, तो आप इसको याद रख सकते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये सारे गुण आ जाते हैं, मतलब इमिटेशन एज, ईगोसेंट्रिसिज्म, एनिमिज्म और क्वेश्चनिंग एज। बच्चा जो है नए नए क्वेश्चंस करने लगता है चीज़ों के बारे में। अगर किसी चीज़ को होता देखेगा तो उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन उठाएगा, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करने लगेगा। ठीक है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी लॉजिक देना। और फॉल्स रीजनिंग मतलब गलत, इधर इधर उधर के तर्क वितर्क लगाने लगेगा बच्चा इस समय में। ठीक। सिंबॉलिक थॉट, बच्चे में जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, मतलब कि बच्चा जो है सिंबल्स के थ्रू समझने की कोशिश करने लगता है। सिंबल्स के थ्रू जो बच्चे की जो समझ है वो बढ़ जाती है इस समय। ठीक। ही
ही लर्न्स थ्रू सिम्बल्स। हाँ, इसकी सीमाओं की बात करें तो लिमिटेशन की बात करें तो इरिवर्सिबिलिटी, मतलब बच्चे में जो है अभी इसी स्टेज में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में इरिवर्सिबिलिटी का गुण होता है, मतलब अपने थॉट को वो रिवर्स नहीं कर पाता। क्या? अपने थॉट को वो रिवर्स नहीं कर पाता, अपने जो समझ है उसको जो है रिवर्स नहीं कर पाता। जैसे मानकर चलिए, फॉर एग्जाम्पल, आइस वाटर से ही बनती है और वाटर से ही वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में। इस तरीके से जो है वो अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाता है, मतलब वो जो है अलग अलग एस्पेक्ट मानेगा बर्फ़ को और पानी को। उसको जो है इस समय ये नहीं पता होगा कि बर्फ़ से ही पानी बनता है, और पानी से बर्फ़, दोनों जो है एक तरीके से क्या है, परिवर्तनशील चीज़ें हैं। ठीक, मतलब बर्फ़ को अलग एस्पेक्ट मानेगा, एक बर्फ़ को एक अलग चीज़ मानेगा और पानी को अलग चीज़ मानेगा। मतलब इस समय पर ये नहीं समझ पाएगा बच्चा कि बर्फ़ वाटर से ही क्या है, आइस बनती है। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर सेंट्रेशन का गुण, मतलब अंडरस्टैंड ओनली सिंगल एस्पेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है केवल एक ही एस्पेक्ट की तरफ ध्यान देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मानकर चलिए 2 ग्लासेस में पानी रखा हुआ है, या फिर कोई चीज़ मान लीजिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है 2 ग्लासेस में। एक गिलास बड़ा है और एक गिलास क्या है, छोटा है बट चौड़ा है, और उन दोनों ग्लासेस में आप सेम अमाउंट में कोल्ड ड्रिंक रख कर दोगे। एक लंबा वाला गिलास है और एक क्या है, चौड़ा है बट छोटा है। तो बच्चा क्या करेगा, वो लंबे वाले गिलास को उठाएगा। क्यों? कि उसे लगेगा कि इस गिलास में जो है कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा है। तो बच्चा क्या करेगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चा केवल एक ही एस्पेक्ट पर ध्यान देगा यहाँ पर, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि इसमें जो गिलास में, इस गिलास में जो लंबा वाला गिलास है, इसमें जो है वो ज़्यादा वस्तु है। ठीक। तो मतलब कि कहने का यह है, बच केवल जो यहाँ पर जो थॉट होता है बच्चे का, केवल एक सेंटर में, तो सेंट्रेशन का जो गुण है वो ही होता है, मतलब एक ही एस्पेक्ट को देख करके वो बच्चा सोच पाता है। ठीक। मैंने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ को मैंने बता ही दिया है। इमिटेशन एज क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करता है, बच्चे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करने लगते हैं। सिंबॉलिक थॉट, मतलब सिंबल्स की तरह बच्चा सीखने लगता है। एनिमिज्म, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को भी एज ए लिविंग थिंग ट्रीट करेगा। और ईगोसेंट्रिसिज्म आ जाता है, मतलब अहम केंद्रित भाग आ जाता है, इसकी लिमिटेशन है ये। इरिवर्सिबिलिटी, सेंट्रेशन, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, टेढ़े मेढ़े लॉजिक देना, ये सभी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और लिमिटेशंस है। ठीक। बात कर लेते हैं अगली स्टेज। अगली स्टेज कौन सी हमारी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो किस में है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, या फिर 7 से 11 वर्ष की एज में या आयु में। ठीक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं इसे हिंदी में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। द लॉजिक बिगिंस, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या आ जाता है, बच्चे में जो है लॉजिक, जो है लॉजिक की जो शुरुआत है, मतलब लॉजिक, बच्चा तर्क लगाने लगता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, लॉजिकल थिंकिंग बिगिंस कॉन्क्रीट, मतलब बच्चा जो है इस समय पर 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है उन चीज़ों के बारे में लॉजिक लगाने लगता है जिन चीज़ों को देख सकता है। मतलब कि कहने का यहाँ पर यह है कि कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में लॉजिक देने लगता है। कॉन्क्रीट चीज़ें वो होती हैं, कॉन्क्रीट की जो हिंदी है वो है मूर्त, और कॉन्क्रीट चीज़ें या फिर मूर्त चीज़ें वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। क्या? जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कॉन्क्रीट चीज़ें वो होती हैं जो, या फिर मूर्त। ठीक। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इसको जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। बट अगर एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करें तो इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिए जाते हैं, फिर उसके बाद में जो है रूल समझाया जाता है। मानकर चलिए कि एक बच्चे को समझाया गया कि राम स्कूल जाता है, एक सेंटेंस बना करके बताया उसे, राम स्कूल जाता है, लिखा यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, राम स्कूल जाता है कि, और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, राम गोज़ टू स्कूल। पहले बताया कि जो एक सेंटेंस का जो क्या बोल सकते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक तरीके से यहाँ पर बताया कि राम, पहले आया राम क्या है, सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब को बताया गोज, और फिर प्लस क्या बताया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि स्कूल। तो एक तरीके से यहाँ पर पहले एग्जाम्पल दिया, एक तरीके से यहाँ पर लिखा कि राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, और फिर उसके बाद में बताया कि पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा राम, फिर उसके बाद वर्ब आती है,
ठीक वर्ब आती है, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट आता है। तो मतलब पहले बताया, पहले तो हमने एक एग्जांपल दिया, फिर उसके बाद में जो है उसके बारे में रूल बता दिया कि इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। मतलब पहले एग्जांपल देना, फिर उसके बाद जो है रूल को समझाना बच्चे को। ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है इंडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत। ठीक, कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में जो है बच्चा लॉजिक, मतलब बच्चे में जो लॉजिक है कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। मतलब मूर्त चीज़ों के बारे में जो समझ है उसके बच्चे की, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मतलब कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आ जाती है बच्चे में। बात करें यहाँ पर सीसीएस, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरियशन का जो गुण है, वो बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मतलब कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चे में कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरियशन का जो गुण है वो आ जाता है। कंजर्वेशन और सेंट्रेशन, सेंट्रेशन मैंने आपको बताया था यहाँ पर। पहले हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन ऑन चेंज ऑफ शेप एंड साइज, क्वांटिटी डजंट चेंज। मतलब इस एज में बच्चा ये समझ जाएगा कि शेप और साइज के चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती। क्या, आकार और शेप, आकृति बोल सकते हैं, आकार और आकृति के चेंज होने से या फिर बदलने से क्या है, जो वस्तु की मात्रा है वो चेंज नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दिया था कि एक लंबा वाला गिलास था और एक छोटा वाला गिलास था, बट उनमें जो है बट चौड़ा था, मतलब छोटा वाला गिलास जो था वो चौड़ा था, बट उन दोनों में जो है कोल्ड ड्रिंक समान अवस्था में थी। मतलब कोल्ड ड्रिंक जो थी वो समान थी। और बट बच्चे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा था तो उसने क्या चुना, उस बड़े वाले गिलास को, क्योंकि उसे लगा कि इसमें कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा है। बट अगर जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो इस स्टेज में बच्चा समझ जाएगा कि जो शेप और साइज के चेंज होने से जो है क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तो इस समय बच्चे को अगर आप लंबा या छोटा कोई सा भी गिलास दोगे तो वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे इस समय पर पता चल गया है कि क्वांटिटी और मतलब शेप और साइज़ के चेंज होने से जो है बच्चे मतलब वस्तु की क्वांटिटी चेंज नहीं होती। ठीक, जैसे यहाँ पर बताया है ये डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी। बच्चे में जो है रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स मतलब अपने थॉट को जो है रिवर्स भी कर पाएगा इस एज में, किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। और इरिवर्सिबिलिटी जो थी वो कब थी, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में थी। मतलब बच्चा जो है अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पाता। ठीक, इरिवर्सिबिलिटी मतलब यहाँ पर बच्चा ये भी समझ जाएगा कि बर्फ बर्फ से ही क्या है, बर्फ से पानी बन सकता है और पानी से ही बर्फ बन सकती है। मतलब इन दोनों जो चीज़ों में है ये जो है एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ट्रांसफ़र नहीं बोल सकते एक तरीके से। मतलब आइस, अब वाटर से बर्फ, मतलब वाटर से आइस बन सकती है, और आइस पिघल कर क्या क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है। ठीक, क्लासिफिकेशन। बच्चा जो है बच्चे में जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासीफाई भी, चीज़ों को क्लासीफाई, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि वर्गीकृत करके, वर्गीकृत करने का जो गुण है, चीज़ों को वर्गीकृत करने का जो गुण है, वो बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ शेप्स एंड साइज, मतलब शेप्स और साइज़ के अकॉर्डिंग बच्चा जो है चीज़ों को क्लासीफाई करने लगेगा। ठीक, अगर उसको कोई चीज़ें दी जाए कि बोला जाए उनको कि इसको जो है इस बेस पर अलग 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 कीजिए, तो वो क्या करेगा इस समय जो है, मतलब अगर बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में इस चीज़ को कर पाएगा, बट अगर वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में तो वैसा नहीं कर पाएगा, मतलब चीज़ों को क्लासीफाई नहीं कर पाएगा कि लंबी लंबी चीज़ें एक तरफ और छोटी छोटी चीज़ें एक तरफ। ठीक, क्लासिफिकेशन, इसको क्या करेंगे हिंदी में, क्या कहता है, क्या कहा जाता है इसे, वर्गीकृत करना। सीरियशन मतलब चीज़ों को सीरीज़ में लगाना। जो है बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में सीख जाता है। सीरीज़ बोल सकते हैं एक तरीके से, क्रम में लगाना। जैसे यहाँ पर छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा, उससे फिर थोड़ा बड़ा। ठीक, मतलब बच्चा जो है सीरीज़ में लगाना, चीज़ों को एक ऑर्डर में लगाना, या फिर हो सकता है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि असेंडिंग भी हो सकता है वो, या डिसेंडिंग भी हो सकता है। मतलब यहाँ पहले बड़ा या फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, मतलब बच्चे में जो सीरियशन का गुण है वो वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। ठीक, बात कर लेते हैं आगे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 एंड अब, मतलब 11 से 14 या 15 वर्ष की अवस्था बताई थी। जो बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ब्याजे ने कहा था कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो 14 से 15 की अवस्था में, 14 से 15 की एज में बच्चे का जो मैक्सिमम ग्रोथ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो हो जाता है। ठीक, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, साइंटिफिक थिंकिंग देने लगता है। मतलब बच्चा जो है उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोचने की क्षमता है वो एक तरीके से प्योर होने लगती है, एक साइंटिफिक ही होने लगती है। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब उन चीज़ों के बारे में भी थिंकिंग करने लगता है, उन चीज़ों के बारे में भी सोचने लगता है जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते।
क्या? जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उन चीज़ों के बारे में तर्क लगाने लगेगा, थिंकिंग करने लगेगा, सोचने लगेगा। बच्चा जो है किसमें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, मतलब 11 से 14 वर्ष की अवस्था में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगेगा। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी, मतलब वास्तविक चीज़ों के बारे में और इमेजिनरी, मतलब जो कल्पनाशील चीज़ें हैं उनमें जो है डिफरेंस करना सीख जाएगा बच्चा। मतलब रियल जो चीज़ें हैं उनको अलग करना, और जो कल्पनाशील चीज़ें हैं उनको अलग करना। ये जो है बच्चे में गुण कब आ जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। ठीक, मतलब वास्तविक चीज़ों को और इमेजिनरी चीज़ों को अलग अलग करना जो है बच्चा सीख सीख जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक। डिडक्टिव रीजनिंग यही है कि पहले रूल बताया बच्चे को कि ऐसे ऐसे होता है, कि जैसे मैंने आपको बताया पहले कि पहले क्या क्या था, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या क्या था, कि वहाँ पर पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिया, फिर उसके बाद में क्या बताया, उसको रूल बताया गया। बट डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग में पहले तो बच्चे को रूल बताया जाता है कि एक सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक जो फॉर्म होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरीके से होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आती है। ठीक, पहले यहाँ पर रूल बताया गया, फिर उसके बाद उसको जो है एग्जाम्पल दिया गया। जैसे राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। ठीक, ये एग्जाम्पल था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, ये तो ख़त्म हो गई बातों बातों में ही। तो चलिए, एक सेकेंड। ठीक, तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, मैं जो टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ ये केवीएस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इन वीडियोज़ को देखिए और जो है एक तरीके से इनका लाभ लीजिए। ठीक। आ, वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और क्या है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए, यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत लग रही है। ठीक, चलिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।